हेलो दोस्तों, मैं अमित फिर लेकर आया हूँ एक और भूतिया कहानी अर्जुन नाम के एक बस ड्राइवर की है। जब उसका सामना होता है अपने ही बस में मौजूद एक आत्मा से, फिर क्या होता है उसके साथ, चलिए बिना देरी के सुनते हैं आज की यह खौफनाक कहानी मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। पेशे से मैं एक बस ड्राइवर हूँ। मुझे तमिलनाडु के परिवहन विभाग में बस ड्राइविंग के रूप में नौकरी मिले हुए लगभग 10 साल हुए थे। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह उस वक्त की है जब मैं नया ही बस ड्राइविंग का काम शुरू किया था। और जिस एरिया में मेरी ड्यूटी लगी थी उस एरिया के रास्ते के बारे में उस वक्त मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। दरअसल जब वो घटना मेरे साथ हुई उस वक्त बारिश के दिनों का मौसम था और मेरी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई थी। मुझे रात को 8 बजे अपने बस को स्टार्ट करके उसे सुबह 8 बजे तक उसकी मंजिल तक पहुंचाना रहता था। जब वह घटना मेरे साथ हुई थी तो उस वक्त पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और उस बारिश के मौसम के बीच ही मुझे रात को अपनी बस को उन तमिलनाडु की सुनसान और घुमावदार सड़कों पर चलाना पड़ता था। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि दिन की तुलना में लोग रात के समय काफ़ी कम ट्रैवलिंग करते हैं और इसी वजह से मेरी बस में काफ़ी कम सवारियां हुआ करती थी। और रात के वक्त जो भी सवारियां बस में बैठती थी वह लगभग रात के 1-2 बजे तक अपनी अपनी मंजिल पर उतर जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे बस को खाली ही चलाना पड़ता था। उस दिन भी लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मेरी बस में सवारियां भी काफ़ी कम ही थी। अब उन कम सवारियों को लेकर ही मैं अपने बस को चलाए जा रहा था। तभी मुझे अपने आने वाले गांव के बस स्टैंड पर अपनी बस को कुछ समय के लिए रोकना था, क्योंकि उस बस स्टैंड से मेरी बस का एक कंडक्टर था। उसकी ड्यूटी ख़त्म होने वाली थी और उसकी जगह कोई दूसरा बस कंडक्टर आने वाला था, या यूँ कहूँ कि आने वाली थी। दरअसल अगले स्टैंड से जो लड़की बस कंडक्टर की ड्यूटी करने वाली थी उसकी अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और अपनी शादी की वजह से वह काफ़ी दिनों से लंबी छुट्टी पर चली गई थी और आज पहली बार वह वापस अपने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आई थी। इसके बारे में मुझे पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इससे पहले भी मैं उस लड़की के साथ 3-4 महीने तक काम कर चुका था। उसका नाम रितु था और वह बोलचाल में काफ़ी अच्छी थी। रात के वक्त उससे बातें करते करते सफ़र कब कट जाता था इसका पता ही नहीं चलता था। लेकिन उस दिन जब रितु ने उस बस स्टैंड से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया तो उसके बस में चढ़ने के बाद मुझे उसका बर्ताव कुछ अलग ही लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर अपने दुपट्टे से एक बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था और वह बस में बैठी सवारियों पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी। मैंने उसके बर्ताव को देखकर सोचा कि शायद घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, जिसकी वजह से रितु का स्वभाव आज थोड़ा उखड़ा हुआ है। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरे साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोची थी। अब मैंने बस चलाते हुए जब अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और उस वक्त तक बस की लगभग सारी सवारियां भी उतर चुकी थी। अब बस में सिर्फ कुछ 2-4 सवारियां ही बैठी थी। लेकिन आज मुझे अजीब बात यह लग रही थी कि रितु भी उन सवारियों के साथ पीछे बस में ही बैठी हुई है और उसने अब भी बहुत लंबा घूंघट निकाल रखा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। बस में बैठी सवारियों की टिकट बनाते ही रितु मेरे पास आकर केबिन में बैठ जाती है और फिर हम लोग गप्पे लगाते हुए अपने सफ़र को तय करते थे।
लेकिन उस दिन वह मेरे पास केबिन में नहीं आई थी। वह बस में पीछे की तरफ ही बैठी हुई थी। तभी मैंने भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं बस चलाता रहा। उसके थोड़ी ही देर बाद जो बस में 2-4 सवारियां बैठी थी वो भी उतर चुकी थी। उस दिन बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। इस वजह से हमें सवारियां भी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से अब बस बिल्कुल खाली थी। लेकिन मुझे तो तय समय पर बस को उसकी मंजिल तक पहुंचना था, चाहे उसमें कोई सवारी बैठे या ना बैठे। उस दिन मैंने सोचा कि शायद आगे आने वाले कुछ गांवों से सवारियां मिल जाएं। यही सोचकर मैं बस को चलाता जा रहा था। उस वक्त जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो लगभग रात के 12:30 बज चुके थे। लेकिन तभी अचानक रितु मेरे पास आकर केबिन में बैठ जाती है। उसने अब भी लंबा घूंघट निकाल रखा था। तभी मैंने उससे कहा कि अरे रितु, कैसी हो तुम? और आज तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों निकाल रखा है? यहाँ थोड़ी ना कोई तुम्हारा ससुराल है जो तुमने इतना बड़ा घूंघट निकाल रखा है। लेकिन इस बात पर वो मुझे कुछ भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद मैं उसे फिर से पूछता हूँ कि क्या हुआ, तुम आज इतनी चुप क्यों हो? तभी वह बिना घूंघट ऊपर उठाए ही मुझसे कहती है कि तुम चुपचाप अपना काम करो, मुझसे ज़्यादा मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं। तभी उसकी इस बात पर मुझे थोड़ा बुरा लगा और अब उसे बिना बोले ही मैं बस चलाता जा रहा था। लेकिन आज उसकी आवाज़ कुछ बदली बदली सी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका गला पूरी तरीके से बैठा हुआ हो। वह बहुत ही अजीब और लड़खड़ाई हुई आवाज़ में बोल रही थी। तभी पता नहीं थोड़ी देर बाद मुझे फिर से कुछ खुजली सी हुई। मैंने उससे फिर पूछा, अरे रितु, शादी की मिठाई नहीं लेकर आई क्या? तभी उसने फिर से उस अजीब सी आवाज़ में मुझसे कहा कि लाई हूँ ना, पर क्या तुम खाओगे जो मैं लेकर आई हूँ? तभी मैंने उससे कहा कि अरे क्यों नहीं, अगर तुम खिलाओगे तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा। मेरे इतना कहते ही उसने अपने बैग से कुछ निकाला और मेरे सामने रख दिया। उसने जो अपने बैग से मुझे खाने के लिए दिया उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। तभी मैं उससे कहता हूँ कि अरे ये कैसा मजाक है और यह तुम्हें कहाँ से मिला और ऐसी चीज़ों को तुम अपने पास रखती हो? भला ऐसे कोई मजाक करता है क्या? दरअसल उसने अपने बैग से जो निकाल के रखा था वह एक इंसान के कंकाल की मुंडी थी। निकाल कर मेरे सामने रख दी, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अभी उसको मैं यह सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वो मुझसे कहती है कि क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था कि मैं जो तुमको दूंगी वह तुम खाओगे, तो अभी इसे तुम्हें खाना पड़ेगा। उसके बाद मैं उससे कहता हूँ कि तुम कैसी बात कर रही हो रितु? भला कोई इंसान की हड्डियों को कैसे खा सकता है? तो वो मुझसे कहती है कि अगर मैं खा सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं खा सकते, और अगर तुम नहीं खा सकते हो तो आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी और मेरे साथ चलकर तुम भी मेरे जैसा बन जाओगे और उसके बाद तुम आसानी से इस इंसानी हड्डियों को खा पाओगे। तभी मैं उससे कहता हूँ कि अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर आज तुम्हें हो क्या गया है? इतने दिन घर पर छुट्टी काटकर आने की वजह से कहीं तुम्हारा दिमाग सटक तो नहीं गया? अभी मैं उससे यह सब इसलिए कह पा रहा था क्योंकि उसने लंबा घूंघट निकाल रखा था और आगे मेरे साथ क्या होने वाला था मुझे इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था।
मेरे इतना कहने पर वह अचानक से मुझे एक अजीब सी और भारी आवाज़ में कहती है कि दिमाग मेरा नहीं बल्कि तेरा खराब है, जो तू मेरे सामने इतना बड़बड़ा रहा है, वरना किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने एक शब्द भी बोल सके। तभी मैं उसकी इस बात को थोड़ा मजाक में ले लेता हूँ और उससे कहता हूँ कि तुम में ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे सामने कोई बोल ना पाता हो, मैं तो आसानी से बोल पा रहा हूँ। मेरी यह बात सुनकर वह मुझसे कहती है कि अब तू ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, और मुझसे इतना कहकर वह जोर जोर से एक अजीब तरीके की आवाज़ में हंसने लगती है। और उसके बाद उसने अचानक से अपने सिर के ऊपर से वह अपने दुपट्टे से निकला हुआ घूंघट हटा दिया। उसके द्वारा घूंघट हटाते ही जैसे ही मेरी नज़र उसके ऊपर गई तो उसकी तरफ देखते ही मेरी तो हालत ही खराब हो गई। उस वक्त मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे सामने क्या बैठा है, और अगर इसकी यह हालत है तो फिर ये बोल कैसे पा रही है। इसके साथ ही अचानक से मेरे पूरे शरीर से डर के मारे पसीना निकलने लगता है और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। दरअसल जैसे ही उसने अपना घूंघट उठाया तो मैंने देखा कि उसका सर ही नहीं है, उसका सिर्फ शरीर का भाग ही मेरे सामने बैठा था। उसका सिर कटा हुआ था और उसकी कटी हुई गर्दन से अब लगातार खून बहने लगा था, जिसकी वजह से मेरे बस के पूरे केबिन में चारों तरफ खून ही खून हो गया था। अब यह देखने में मैं समझ गया था कि यह ऋतु तो नहीं हो सकती, बल्कि ऋतु के रूप में कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा होगी, जिसके चंगुल में मैं आज बुरी तरीके से फंस चुका हूँ और आज मेरा जिंदा बच पाना नामुमकिन है। अब मैं मेरे मुंह से कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। और जब मैंने एक नज़र सामने की तरफ दौड़ाई तो जिस रास्ते पर मैं बस चला रहा था वह भी अब वो रास्ता नहीं था जिस पर मैं रोज़ाना बस लेकर जाता था। पता नहीं उससे बातें करते वक्त मैं कब रास्ता भटक गया था और अब मैं किसी अजीब से और सुनसान रास्ते पर आ चुका था, जहां मुझे चारों तरफ घने अंधेरे और रास्ते के दोनों तरफ वीरान जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ी ही देर में बस वहीं कहीं पर जाकर ठुक जाएगी, क्योंकि मेरा शरीर अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मेरे हिलाने पर भी मेरे हाथ पैर नहीं हिल पा रहे थे। बस अब धीरे धीरे लुढ़कते हुए उस रास्ते पर आगे की तरफ जा रही थी। तभी अचानक वह सिर कटी हुई औरत अब मुझसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम डर गए क्या? लेकिन उसकी तरफ देखकर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसका मुंह नहीं है तो फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या उसके पिछवाड़े से? इसके बाद वह औरत उस मुंडी को उठाकर मुझसे कहती है कि अब तो तुम्हें इसको खाना ही पड़ेगा, और अगर तुम इसको नहीं खा सकते तो मैं जल्दी ही तुमको इसे खाने के लायक बना दूंगी। मुझे इतना कहकर वह औरत उसी मुंडी को अपनी कटी हुई गर्दन के ऊपर रखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब जैसे ही उसके अंदर से हंसने की आवाज़ आ रही थी तो वह मुंडी अपने आप ही हिल रही थी। उस मुंडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें जान आ गई हो। अब वह मुंडी अपने आप ही इधर उधर घूम रही थी, जैसे कोई इंसान अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर देखता है, ठीक वैसे ही वह मुंडी भी इधर उधर घूम रही थी।
अभी मैं उसकी तरफ एकटक देख ही रहा था, तभी अचानक मुझे मेरे कान में एक जोर का धमाका सुनाई देता है। उस धमाके के साथ ही मेरे शरीर में एक जोर का झटका सा लगता है और उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखता हूँ कि मैं उस सुनसान वीरान रास्ते की उस सड़क पर पड़ा हुआ हूँ और मेरी जो बस है वह मेरी आंखों के सामने ही एक पेड़ के पास खड़ी है। और जब मैंने थोड़ा अपनी गर्दन को ऊपर करके देखा तो मेरे पैरों की तरफ देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे घसीट कर बस से यहाँ तक लेकर आया है, क्योंकि वहाँ पर पूरी सड़क पर खून लगा हुआ था और वह खून मेरे कपड़ों पर ही लगा हुआ था। शायद वह खून मेरा ही था, जिसको देखकर मैं समझ गया था कि बस के केबिन से मुझे यहाँ तक घसीटा गया है। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो सरकटी औरत थी जो मुझे यहाँ तक घसीट कर लाई है तो उसने अब तक मुझे जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उस बस के पीछे से वो औरत निकल कर आती है और इस बार उसने अपने हाथ में कुछ कुल्हाड़ी जैसा पकड़ रखा है, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि अब यह औरत इस कुल्हाड़ी से शायद मुझे मार डालेगी। तभी मैं डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथों के बल सड़क पर पड़े पड़े ही पीछे की तरफ रेंगने लगता हूँ। अब जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ खिसक रहा था तो वह औरत एक अजीब तरीके से चिल्लाते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। मैं उससे यह कहना चाह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अब जिस रास्ते पर पड़ा पड़ा मैं अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ खिसक रहा था, उस रास्ते की एक तरफ बड़ी सी पहाड़ी थी और एक तरफ बहुत ही गहरी खाई थी और वह रास्ता उस पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ था। उस वक्त मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि यह मेरे जीवन का आखिरी पल है और उस वक्त मैं अपने मन ही मन में भगवान को याद करने लगा था कि हे भगवान, अगर तू सच में है, अगर तेरा इस दुनिया में सच में कोई अस्तित्व है तो आज मुझे इस मुसीबत से कैसे भी करके बचा ले। अभी मैं भगवान को याद करते हुए अपने दोनों हाथों के बल पीछे की तरफ खिसक ही रहा था कि तभी अचानक उस पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर नीचे लुढ़कने लगा और अब वह पत्थर बहुत ही तेज गति से नीचे की तरफ गिर रहा था। तभी मैंने सोचा कि अगर आज यह औरत मुझे नहीं मारेगी तो मैं वैसे भी इस पत्थर के नीचे दबकर मर जाऊंगा। मेरा मरना तो आज तय ही है, चाहे यह सिर कटी हुई औरत मुझे मारे या फिर इस पत्थर के चपेट में आकर मैं मर जाऊं। अब यही सोचकर मैंने अपने जीने की सारी उम्मीद खो दी थी और अब मैंने अपने आप को बचाने की भी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। तभी वह लुढ़कता हुआ पत्थर बहुत तेज गति से नीचे आने लगा और वह एक बार तो वहां पर खड़ी उस बस की छत के ऊपर गिरता है और फिर उस सिर कटी हुई औरत को टक्कर मारते हुए उस खाई में गिर जाता है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत वहां से कैसे गायब हो गई। क्या वह उस पत्थर की टक्कर से उस खाई में गिर गई है या फिर उस पत्थर की टक्कर लगने से पहले ही वह गायब हो गई है। अभी मैं उस सड़क पर पड़ा पड़ा यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ हो और अब वह मुझे बड़ी ही जोर से उस सड़क से पीछे खाई की ओर घसीट रहा था। अभी मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मैं धड़ाम से उस खाई में गिर जाता हूँ। लेकिन उस खाई में गिरते वक्त
मेरी नज़र एक बार उस बस की तरफ चली गई, और जब मेरी नज़र उस बस की तरफ गई तो मैंने देखा कि वह सर कटी हुई औरत अभी भी उस बस की बगल में ही खड़ी थी। अगर वह औरत उस वक्त उस बस के पास ही खड़ी थी तो फिर मुझे घसीटकर उस खाई में किसने गिराया, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे ही मैं उस खाई में गिरता हूँ तो मैं बेहोश हो जाता हूँ, लेकिन बेहोश होने से पहले मुझे यह एहसास हो गया था कि मैं उस खाई में किसी पानी में गिरा हूँ, जैसे कि उस खाई में कोई नदी बह रही हो और मैं उस नदी में गिर गया हूँ। मुझे ठीक ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद मैं बेहोश हो गया और उसके आगे मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैं किसी के घर में लेटा हुआ था और उस वक्त मुझे मेरे कानों में बकरियों के मिमियाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आता है और वह मुझसे कहता है कि अरे उस्ताद, आप लेटे रहिए, आप अभी उठने की स्थिति में नहीं हो। तभी मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया। तभी वह आदमी मुझसे कहता है कि उस्ताद, मैं एक चरवाहा हूँ जो इन पहाड़ियों में अपनी बकरियों को चराने का काम करता हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप हमारे गांव से जो रोज़ाना बस गुजरती है उसके ड्राइवर हो। मैंने पहले भी आपको कई बार देखा है, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ उस बस में सफ़र कर चुका हूँ। लेकिन मैं उस आदमी से कहता हूँ कि मैं तो आपको नहीं जानता, क्योंकि रोज़ाना बस में कई सवारियाँ बैठती हैं और अब मुझे हर किसी का चेहरा याद नहीं रहता। तब वह आदमी मुझसे कहता है कि कोई बात नहीं उस्ताद। फिर वह आदमी मुझसे पूछता है कि आप मुझे यह बताइए कि आप उस खाई में कैसे गिरे, क्या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था। तब मैंने उस आदमी को मेरे साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि उस्ताद, आप इसे कोई भगवान का करिश्मा ही माने जो कल रात आपकी जान बच गई, वरना मैंने सुना है कि उस पहाड़ी वाले रास्ते पर एक छलावा रहता है जो अलग अलग रूप बदलकर लोगों को पहले तो रास्ता भटकाता है और फिर उन्हें किसी सुनसान रास्ते पर ले जाकर मार देता है। इसी वजह से हम चरवाहे लोग भी कभी भी उस रास्ते की तरफ अपनी बकरियों को लेकर नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो शाम होने से पहले ही अपने घर की तरफ लौट आते हैं, क्योंकि रात के वक्त उधर जाना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। तभी मैंने उस चरवाहे से पूछा कि आखिर तुमने मेरी जान कैसे बचाई और मैं तुम्हें कहाँ मिला। तो उस चरवाहे ने मुझसे कहा कि उस्ताद, मैं तो अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए उस नदी की तरफ लेकर गया था और तभी आप मुझे उस नदी के पानी में बहते हुए नजर आए। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई मर गया है और यह उसी की लाश होगी, पर जब मैंने आपको पानी से बाहर निकाला तो आपका चेहरा देखकर मैं आपको पहचान गया कि यह तो वही उस्ताद है जो अपने गांव में चलने वाली बस के ड्राइवर हैं। उसके बाद मैं आपको कल रात ही अपने घर लेकर आ गया और उस वक्त से लेकर अब तक आप बेहोश ही पड़े हो। वो तो अच्छा हुआ कि आपको होश आ गया, वरना मैं तो अभी पुलिस को जाकर रिपोर्ट करने ही वाला था। फिर मैंने उस चरवाहे को धन्यवाद दिया, लेकिन तभी मैंने मेरी संतुष्टि के लिए मेरा फ़ोन निकालकर जो मेरे साथ कंडक्टर थी जिसका नाम रितु था और जिसका रूप लेकर आज वह छलावा मेरी बस में बैठी थी, उसको फ़ोन करना चाहा। लेकिन जब मैंने फ़ोन निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला
तो मेरी जेब में मेरा फ़ोन नहीं था। तभी मैंने सोचा कि शायद वह नदी में गिरते वक्त कहीं गिर गया होगा। और उसके कुछ दिन बाद जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि उन दिनों रितु ने कुछ दिनों की छुट्टी और ले ली थी और वो तो अब तक भी वापस ड्यूटी पर नहीं आई। लेकिन मुझे आज तक भी एक बात समझ में नहीं आई कि उस ढलान से नदी में गिरते वक्त जो मैंने देखा था तो वह छलावा वहीं पर बस के बगल में ही खड़ा था। तो अगर वह उस बस के बगल में खड़ा था तो फिर मुझे पीछे घसीटकर खाई में गिराने वाला कौन था? आखिर वह कौन था जिसने अपने दोनों हाथों से मुझे पीछे से पकड़ा और मुझे घसीटकर उस खाई में गिरा दिया? यह बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। आप लोगों को क्या लगता है कि वह कौन था?